पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं इश्क दी गलियां, जिसको लिखा है अपूर्वा सिंह ने और इसको आवाज दी है स्वरा ने। लखनऊ नवाबों की नगरी है मियाँ। यहाँ के जर्रे जर्रे में तहजीब और नज़ाकत बसी हुई है। यहाँ की तहजीब के किस्से इतने सुनाए जाते हैं तो सोचिए जनाब, तहजीब और नज़ाकत के इस खूबसूरत शहर में इश्क के कितने किस्से सुनाए जाते होंगे। इश्क की कितनी ही कहानियों ने इस शहर में रूहानियत को जिया होगा। कितने ही किस्सों ने इस शहर की फिजाओं को अपने प्रेम की महक से महकाया होगा। यहाँ के तो इश्क में भी तहजीब और नज़ाकत की झलक ही देखने को मिलती है। वो इश्क जो हमें इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाता है, जिसे लोग अक्सर जन्नत कहते हैं। वो इश्क जो एक कमज़ोर और हारे हुए इंसान को शिला से भी और अधिक मजबूत बना देता है। ऐसा है हमारा लखनऊ, तभी तो हर लखनऊ वासी शान से कहता है, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ट्रेन में सफर करते हुए मिस्टर खन्ना ने अपने साथ ही सफर कर रहे एक सज्जन रविंद्र मिश्र से कहा, जो उनसे लखनऊ के बारे में पूछ रहा था। रविंद्र जी शिक्षा विभाग में एक सरकारी मुलाजिम हैं। मिस्टर खन्ना और रविंद्र जी के बीच हो रही बातचीत को उसी रेलगाड़ी में मौजूद कोई और भी बड़े ही ध्यान से सुन रहा है, और वो है उसी ट्रेन में सफर कर रही पहली बार लखनऊ जा रही एक लड़की, जिसका नाम है अर्पिता व्यास। सफेद रंग का फ्रॉक सूट पहने हुए वो लड़की खिड़की वाली सीट के पास बैठी हुई दोनों की बातचीत बहुत ध्यान से सुनकर मुस्कुरा रही थी। उनकी बातचीत सुनकर मन में ये जिज्ञासा उठना स्वाभाविक ही है कि क्या सच में जैसा इन्होंने अभी लखनऊ के बारे में वर्णन किया है वो वैसा ही है, या इससे भी भिन्न रंग हैं इस शहर के मौसम के। अपनी भविष्य की परतों से अनजान अर्पिता मुस्कुराते हुए खिड़की पर अपना सर टिकाती है और इस शहर के ख्यालों में खो जाती है। कुछ घंटों बाद ट्रेन लखनऊ जंक्शन पर रुकती है और ट्रेन के रुक जाने के कारण खिड़की से हवा के झोंके आने बंद हो जाते हैं, जिससे अर्पिता की आंख खुल जाती है और वो ट्रेन की खिड़की से झांक कर देखती है तो लखनऊ जंक्शन का बोर्ड उसे दिखाई पड़ता है। आखिर हम लखनऊ पहुंच ही गए, अर्पिता खुद से कहती है और मुस्कुरा देती है। वो अपना सामान उठाती है और इस शहर की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाती है। ट्रेन से बाहर पहला कदम रखते ही एक हवा का झोंका आता है और उसे छूकर गुजर जाता है, जैसे ये झोंका इस शहर ने अर्पिता के स्वागत के लिए ही भेजा हो। स्टेशन खचाखच भरा हुआ है। अर्पिता भी अपना बैग उठाती है और इस भीड़ में शामिल हो और स्टेशन से बाहर आ जाती है। वो एक ऑटो पकड़ती है और उसे आलमबाग चलने को कहती है। लखनऊ की साफ सुथरी सड़कें देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। आज तो मासी को हम सरप्राइज ही दे देंगे। हमें यहाँ लखनऊ में देख मासी तो एकदम से चौंक ही जाएंगी। इसीलिए ही तो हमने मासी को हमारे आने के बारे में नहीं बताया। मासी का एड्रेस हमने माँ से लिया और हम पहुँच गए लखनऊ। सच में यहाँ आकर तो एक अलग ही एहसास हो रहा है। यहाँ की तो हवा में भी जादू जैसा लगता है। चारों ओर इतना शोर होने पर भी कितनी शांति सी लग रही है। लगता है ये शहर हमें बहुत रास आने वाला है। अर्पिता मन ही मन ये सब सोचते हुए खुश हो रही है और कुछ ही देर में ऑटो आलमबाग से बताए हुए पते पर जाकर रुकता है। अर्पिता ऑटो से बाहर उतरती है और ऑटो वहां से चला जाता है और अर्पिता अपनी मासी के घर के सामने जाकर बेल बजा देती है। उसकी मासी आकर दरवाज़ा खोलती हैं और सामने अर्पिता को देखकर चौंकते हुए कहती हैं, अर्पिता तुम यहाँ? हाँ मासी, हम यहाँ। हो गई ना शॉक्ड? बस यही रिएक्शन हम आपके चेहरे पर देखना चाहते थे, अर्पिता ने अपनी मासी के गले लगते हुए कहा। हाँ अर्पिता, बिल्कुल, मैं तो हैरान ही हो गई। मैं तो कब से कह रही थी तुमसे कि लखनऊ घूम जाओ, लेकिन तुम ही नहीं आती थी।
अच्छा किया जो चली आई, मेरा भी अब मन लगा रहेगा। अरे, दरवाजे पर काहे रुक गई हो? आओ, अंदर आओ। मासी ने कहा तो अर्पिता अपना बैग उठाकर अंदर आ जाती है। घर को अच्छे से मेंटेन किया गया होता है। अंदर जाते ही सामने हॉल होता है और उसी से सटे हुए सारे कमरे और रसोई, जो मिलकर अर्धचंद्र आकार बनाते हैं। उस घर में कुल मिलाकर 5 सदस्य हैं। बीना जी यानी मासी, हेमंत जी यानी मौसा जी, आरव बीना जी का बेटा, किरण बीना जी की बेटी और सबसे बड़ी और घर की मुखिया दया देवी जी यानी हेमंत जी की माँ। आरव और किरण उस वक्त अपने कॉलेज गए हुए थे और वहीं हेमंत जी अपने ऑफिस के किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। घर पर इस समय बीना जी और दया जी ही होती हैं। अर्पिता अंदर आकर सोफे पर बैठी हुई दया जी को हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। दया जी अपना चश्मा ठीक करती हैं और उसे लगाकर सामने देखती हैं। कौन? अर्पिता, नमस्ते नमस्ते। दया जी ने बड़ी ही मधुर आवाज में कहा। जी हम ही हैं दादी माँ, अर्पिता ने बड़ी ही शालीनता से कहा। अच्छा अर्पिता, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लाती हूँ, बीना जी मुस्कुराकर कहती हैं और रसोई में जाती हैं और ठंडा पानी लाकर अर्पिता को देती हैं। थैंक यू मासी, अर्पिता ने बीना से कहा और उसके हाथ से बॉटल लेकर सारा पानी पी जाती है। बीना जी वहीं बैठ जाती हैं और वो दोनों आपस में कुछ देर बातचीत करती हैं। बीना जी, अर्पिता तुम थक गई होगी, ऐसा करो किरण के कमरे में जाकर पहले चेंज कर फ्रेश हो जाओ और फिर थोड़ा सा रेस्ट ले लेना, ठीक है? जी मासी, अर्पिता ने कहा और वो वहां से उठकर कमरे में चली जाती है। अर्पिता के कमरे में चले जाने के बाद बीना जी दया जी से कहती हैं, माँ जी, अर्पिता इस शहर में आगे पढ़ने के लिए आई है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या ये हमारे साथ यहीं रुक सकती है? वो क्या है ना, अगर किसी अपने के साथ ही रहे तो बच्चे के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी कोई चिंता नहीं रहती। बीना जी की बात सुनकर दया जी कहती हैं, अरे बीना, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अर्पिता जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। दया जी की बात सुनकर बीना जी दया जी को धन्यवाद कहती हैं और रसोई में चली जाती हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और आरव और किरण भी दोनों घर आ जाते हैं। अर्पिता को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और तीनों बैठकर गप्पे मारने लगते हैं। अगले दिन किरण और आरव कॉलेज के लिए तैयार हो नीचे डाइनिंग पर आ जाते हैं। अर्पिता भी नहा धोकर तैयार होकर नीचे आ जाती है। उसने पीले रंग का चिकन का कढ़ाई वाली लॉन्ग कुर्ती पहनी हुई है जो उस पर खूब फब रही है। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हो अर्पिता, बीना जी अर्पिता से कहती हैं। आओ बैठो, तुम भी हम सबके साथ नाश्ता कर लो। जी मासी, लेकिन दादी माँ अभी तक नहीं आई। तुम खाओ बिटिया, वो अभी स्नान वगैरह कर पूजा ध्यान करेंगी, उसके बाद तुलसी को जल अर्पण करके ही वो अन्न ग्रहण करती हैं। क्या सच में मासी? इसका मतलब क्या दादी माँ बदल गई हैं? पहले जब हम उनसे मिले थे तब तो वो ऐसा कुछ नहीं करती थीं, बल्कि उन्हें बहुत भूख लगती थी तो उठने के आधे घंटे बाद ही उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए होता था, अर्पिता ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, जिसे सुनकर किरण और आरव के साथ साथ बीना को भी हंसी आ गई। लेकिन बीना जी अपनी हंसी दबा लेती हैं। कुछ ऐसा ही समझ लो अर्पिता, बीना जी उससे कहती हैं। अच्छा किरण, एक काम करो, तुम आज अर्पिता को अपने साथ कॉलेज ले जाओ। शाम तक तुम्हारे पापा आ जाएंगे, तब मैं उनसे अर्पिता की पढ़ाई के विषय में आगे बातचीत कर लूँगी, क्योंकि इसको म्यूज़िक टीचर बनना है तो उसी से रिलेटेड कॉलेज भी देखना होगा। तुम्हारे पिता से इस बात पर डिस्कशन कर कल इसका भी दाखिला किसी अच्छे कॉलेज में करा देंगे। आज ये घर पर बोर हो जाएगी तो तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ। श्योर माँ, मुझे भी अर्पिता के साथ बहुत मज़ा आएगा। क्यों अर्पिता, चलोगी ना मेरे साथ? किरण ने पूछा। ठीक है, हम अपना बैग लेकर आते हैं। तुम एक काम करना, हमें लाइब्रेरी से कुछ किताबें इशू करवा देना और तुम अपने लेक्चर अटेंड कर लेना, ठीक है?
अर्पिता ने ऐसा कहा और अंदर कमरे में जाकर अपना बैग उठा लाती है। अब चलें? अर्पिता ने कहा। किरण कहती है और दोनों बीना से कहकर वहां से कॉलेज के लिए निकल जाती हैं और कुछ देर बाद दोनों अपनी कॉलेज पहुंचती हैं। अर्पिता किरण का कॉलेज देखते हुए उससे कहती है, किरण, तुम्हारा कॉलेज तो बहुत बड़ा है और काफी खूबसूरत भी है। हाँ अर्पिता, मेरा कॉलेज बहुत बड़ा है और ये कैंपस जो है, तुम घूमते घूमते लगभग थक ही जाओगी। हाँ, लेकिन हमें कैंपस नहीं घूमना है, हमें तो बस अपने कॉलेज के पुस्तकालय ही ले चलो, हमें तो बस किताबों की दुनिया में ही घूमना भाता है। अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके डियर, चलो। फिर कहते हुए किरण अर्पिता को कॉलेज की लाइब्रेरी में लेकर जाती है। लो, आ गए हम पुस्तकालय। अर्पिता पुस्तकालय को गौर से देखती है, जो एक बहुत बड़ा कमरा होता है। चारों तरफ बस किताबें ही किताबें। अर्पिता को यूं गौर से देखता पाकर किरण उससे धीरे से कहती है, अर्पिता, आराम से देखती रहना, पहले तुम अपने पढ़ने के लिए किताबें चुन लो, क्योंकि मुझे लेक्चर अटेंड करने भी जाना है। मेरे पास कार्ड है तो मैं इश्यू करवा दूंगी, फिर तुम उन्हें चाहे यहाँ रीड करो या घर पर। ठीक है, हम देख लेते हैं। अर्पिता कहती है और रैक की तरफ बढ़ जाती है। वहां से वो कुछ किताबें चुनती हैं जो हिंदी साहित्य से संबंधित होती हैं और एक किताब चुनती है जो संगीत जगत से रिलेटेड होती है। अर्पिता 3 किताबें चुनकर किरण के पास आ जाती है और उसे किताबें देते हुए कहती है, अभी के लिए हम ये 3 पुस्तकें चुनकर लेकर आए हैं, तुम इन्हें अपने कार्ड से इश्यू करवा दो, हम इन्हें 2 दिन बाद लौटा देंगे। ठीक है, कहते हुए किरण लाइब्रेरियन के पास जाती है और अपना कार्ड देकर किताबें इशू करा देती है। किरण, अर्पिता, ये लो अपनी किताबें, यहाँ बैठकर आराम से पढ़ लो, मैं क्लास के लिए निकलती हूँ, ठीक है? बाय, 2 घंटे बाद आकर मिलती हूँ। कहते हुए किरण वहां से निकल जाती है। बाय, अर्पिता ने कहा और खाली जगह देखकर वो बैठ जाती है। जिस जगह अर्पिता बैठी हुई होती है उस जगह पीछे दीवार पर एक फैन लगा हुआ है, जिसकी हवा उसके ऊपर भी पड़ रही है। उसी हवा की वजह से उसका दुपट्टा उड़ रहा होता है और उसका एक सिरा उड़कर वहीं पास में ही बैठे व्यक्ति के हाथों में जाकर गिरता है। वो पढ़ने में इतना मगन हो जाती है कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहता। सुनो, आपका दुपट्टा। एक सधी हुई आवाज अर्पिता के कानों में पड़ती है। वो उस आवाज की तरफ देखती है। उसके पास ही करीब 23 बरस का एक सांवला सा लड़का बैठा है, जो उसकी ही तरफ देख रहा है। उसके उस लड़के की तरफ देखने पर कहता है, सुनो, आपका दुपट्टा।